नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है शक्ति पर सदन में संग्राम। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक ने सदन का माहौल गर्मा दिया। सत्ता पक्ष जहां खुद को महिलाओं के अधिकारों का सबसे बड़ा पक्षधर बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे महज राजनीतिक दिखावा करार दे रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक रणनीति बताया। कुल मिलाकर महिला आरक्षण पर सियासी जंग दिनों दिन तेज होती जा रही है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। शक्ति पर संग्राम। विधानसभा में घमासान। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी महिला आरक्षण को लेकर जमकर हो हल्ला हुआ। लोकसभा में बिल गिरने के बाद मोहन सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। सदन में चर्चा से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, महिला आरक्षण पर चर्चा से कैसे डरना, विपक्ष चर्चा होने दीजिए, हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं। मोहन सरकार सदन में शासकीय संकल्प लेकर आई, जिस पर चर्चा हुई। वही मंत्री प्रतिमा बागरी ने महिला आरक्षण और निंदा प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने वाले बिल का विरोध कर विपक्ष ने गलत संदेश दिया है, इससे महिलाओं में नाराजगी बढ़ी है। इसके साथ बीजेपी के कई नेताओं ने विपक्ष को महिला विरोधी बताया। महिलाओं को सशक्त करने के बिल को विपक्ष की सरकारों ने नकारा है, इसको पारित नहीं होने दिया, साथ में इसमें खुशी का इजहार किया है। निश्चित तौर पर महिलाओं के अंदर आक्रोश है और ये आक्रोश की आवाज के स्वरूप में परिणित हो रही है और इसका परिणाम विपक्ष की सरकारों को भोगना पड़ेगा। इधर नारी शक्ति वंदन विषय पर चर्चा के बीच हंगामा हुआ तो कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। दरअसल विपक्ष अशासकीय संकल्प लेकर आया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाए कि मोदी सरकार जो प्रस्ताव लाई थी वो एक साजिश थी। अगर आरक्षण देना है तो 2023 में जो बिल पास हुआ उसके हिसाब से दिया जाए, लेकिन बीजेपी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती। वो महिला आरक्षण को आज की तारीख से समय से देने के लिए नहीं है, केंद्र को भेजने का। वो परिसीमन होगा 2028-29 के बाद। उस परिसीमन के बाद महिलाओं को आरक्षण देना चाहते जो इनके शासकीय संकल्प है। हमारा जो प्रस्ताव है जो केंद्र को भेजना है कि आज की वर्तमान सीटों पर विधानसभा लोकसभा में तत्काल आप आरक्षण दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्ताव लाई है कि आरक्षण देने को लेके उसमें स्पष्ट लिखा है कि परिसीमन के बाद। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त नहीं करना चाहती, ना उनको आरक्षण देना चाहती। सड़क से लेकर सदन तक महिला आरक्षण अब सियासी हॉट टॉपिक बन चुका है। दोनों दल एक दूसरे को महिला विरोधी बता रहे हैं और खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई सच में महिलाओं के अधिकारों के लिए है या फिर आधी आबादी के वोट बैंक की सियासत। फिलहाल शक्ति के नाम पर संग्राम जारी है, लेकिन अब आधी आबादी को तय करना है कि वो किसके नैरेटिव पर विश्वास करे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, महिला आरक्षण के पक्ष में विपक्ष है तो वॉकआउट क्यों? दूसरा सवाल, क्या महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष गिर चुका है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी आरक्षण की आड़ में महिला वोट बैंक को साध रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस नेता अंबिका शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अंबिका जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जब आप भी राजी हैं कि महिलाओं को उनका हक मिले तो फिर वॉकआउट क्यों कर रहे हैं? सदन में चर्चा कीजिए कि कैसे हक मिलना चाहिए उनको, सियासत क्यों? देखिए ब्रजेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी का ड्रामा और नौटंकी पूरा देश देख रही है।
और पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। जब 2023 में इस सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया था, उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर महामहिम राष्ट्रपति के भी हो गए थे, केवल लागू करना था। अभी तक ये लागू नहीं कर पाए। और चूंकि अभी इस समय चुनाव है पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में, वहां पर केवल और केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन्होंने एक चाल चली है। और दूसरा, ये हमारी ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने जो परिसीमन का पेच फंसा दिया, सेंसस का पेच फंसा दिया, तो अभी 2-4 साल इसमें लग जाएंगे। अभी 542 जो सदस्य संख्या है हाउस में, उस पर आप लागू कर दीजिए। विधानमंडलों की जो संख्या, उस पर आप लागू कर दीजिए। 33% आप लागू कर दीजिए। बहुत ही ज्यादा अगर चिंता आपको है तो तो अंबिका आप जी, 2023 में देश में जिसका आपने समर्थन किया था, उसमें क्या प्रावधान था, बता दीजिए आप। तब आप कह रहे थे कि उस अभी समय से लागू कर दीजिए इसको, 29 से लागू कर दीजिए। नहीं तो उसमें दिक्कत क्या है? हमारी कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है कि जब 543 अभी संख्या है और 2023 में इस पर बात तय हो गई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया था। नहीं, अब जो महिला आपकी आरक्षण नियत बिल पास हुआ था अंबिका जी, उसमें बाकायदा प्रावधान था कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा, इसके बाद लागू होगा, जिसका आपने समर्थन किया था। उसमें लग रहा है समय, वो 2029 में लागू नहीं हो पाएगा। तो यदि कोई संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं संविधान में कि 2029 में ही लागू कर दें, 2011 की जनगणना ले लें तो और परिसीमन कर दें, तो आपको दिक्कत क्यों है? जब आप कह रहे थे 2029 में लागू कर दीजिए, अब वो कह रहे हैं 2029 में ही लागू कर देते हैं, तो आप कह रहे हैं कि साहब नहीं, परिसीमन नहीं होना चाहिए। आप भी समझ रहे, हम भी समझ रहे, सारा देश समझ रहा है, इनकी नियत में खोट है। निश्चित रूप से जो दक्षिण भारत के प्रदेश हैं, जहां पर ये अपना ये षड्यंत्र नहीं चला पाते हैं, कारगर नहीं हो पाते हैं, जहां पर उनके खाते नहीं खुल पाते हैं, वहां की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी नहीं करना चाहते। और कहां कर जहां रहे हैं? भारतीय 50% का वादा कर रहे हैं ना। तो लेकिन आपने फिर समर्थन क्यों किया 2023 में? उसमें भी तो परिसीमन का प्रावधान था ना। लेकिन अब आप इफ लगा रहे हैं, उसमें बट लगा रहे हैं। आज 543 की संख्या पर आप ये लागू कर देंगे तो आपके मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है। आपका एक हिडन एजेंडा है। कैसे भी जो रूस में व्यवस्था है, चाइना में व्यवस्था है कि जब तक शासक रहेगा तब तक सत्ता उसके हाथ में रहेगी। तो परिसीमन तब से तक डर वो क्यों सत्ता में भाई? जब 54 करोड़ आबादी थी, अब 154 करोड़ होने वाली है, तब अरे आपको तो परिसीमन नहीं चाहिए? अरे चौकसे साहब, अभी अभी मेरा निवेदन है, अभी कर दीजिए। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद में 33% महिला आरक्षण कर दीजिए। महिला आपकी नीयत साफ हो जाएगी। मध्य अभी प्रदेश में करिए तो परिसीमन हो गया ना भाई, सीटें बढ़ गई हैं। नहीं, अभी आपको मंत्रिपरिषद लोकसभा की सीटें बढ़ने में क्या दिक्कत है? डर सता रहा है कोई? कोई दिक्कत नहीं है। इनकी नियत राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए हम सब इनके विपक्षी दल, हम लोग साथ में खड़े हो जाएंगे क्या? हम राष्ट्र देखेंगे, हम लोकतंत्र की मजबूती देखेंगे। तो महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, महिला 33% हो जाएंगी तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल खतरे में नहीं आ जाएगा। लेकिन जो इनका षड्यंत्र है कि जहां पर इनकी सरकार है वहां पर सीटें बढ़ाएं। तो और कहां जहां पर बढ़ा इनकी रहे हैं? सरकार 50% का फार्मूला दिया है ना भाई। उत्तर दक्षिण में 50-50% बढ़ेंगी, तो अंतर कहां से आ गए बताइए आप? बराबर बढ़ेंगी तो उतनी ही रही ना। साउथ इंडिया के राज्यों में जनसंख्या इतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ी है जितनी तीव्र गति से नॉर्थ इंडिया में बढ़ी। यहाँ पर इनकी संख्या बहुत अधिक है। ठीक है। तो ये और तो पहले भी था ना। उस षड्यंत्र के तहत ये सेंसस की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसी सेंसस के तहत पश्चिमन और ये सब इनके मंसूबे पूरी देश की जनता जानती है। ये लोग किसी भी स्थिति में सत्ता से अलग नहीं होना चाहते। राजनीतिक मूल्यों की, लोकतांत्रिक मूल्यों की ये लोग लगातार हत्या कर रहे हैं। तो परिसीमन नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, राजीव जी ने सन नहीं, सीटें नहीं 1990 बढ़नी चाहिए क्या? बताइए ना आप। आपको पता होगा राजीव जी ने सन 1990 में पंचायतों में, नगरीय निकायों में 33% आरक्षण लागू किया था। उस समय इनके आडवाणी जी और अटल जी ने विरोध किया था। तो अब आज आप विरोध कर रहे हो, तो आज आप महिला विरोधी हो गए ना। क्यों नहीं चाहते आपके विधायक बने महिला? क्यों नहीं चाहते हो आपके सांसद बने महिला? अरे हम बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन ये भी तो स्पष्ट करें कि ओबीसी की महिलाओं का क्या देखिए, अब आप कह रहे हैं परिसीमन, फिर कहने लगे ओबीसी की महिला का क्या होगा। लेकिन आप चाहते नहीं है, आपको डर सता रहा है कि महिला वोट बैंक सीधा बीजेपी के खाते में ना चला जाए।
देखिए, महिला की चिंता ये कब से करने लगे? सबसे ज्यादा उत्पीड़न मध्य प्रदेश में महिलाओं का हो रहा है। आप इधर उधर 50 की रुपए बात में ना महिला करो ना, आरक्षण की सशक्तिकरण बात करो। अरे, आरक्षण की बात कर रहा हूँ। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं तो कि दे दो भागीदारी ज्यादा। महिला शक्ति जागरूक हो, महिला शक्ति समाज की मुख्यधारा से जुड़े, राजनीतिक सत्ता संपन्न हो। हमारे राजीव गांधी जी की इच्छा शक्ति थी। कांग्रेस कांग्रेस की तो एक अभी इच्छा शक्ति कहाँ कांग्रेस का गई? सोच समर्थन दे दो ना, डर क्यों रहे हो? कांग्रेस की प्रतिबद्धता है नारी सशक्तिकरण। ये कहने के लोग लिए ना। केवल और केवल चलिए जवाब ले लेता केवल हूँ। और केवल ठीक है। महिला मंजरी पद जी, को वो कह रहे हैं कि ड्रामा कर केवल रहे हैं आप। आपको हक देना नहीं है, जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें दे दीजिए। 2023 में जो बिल पारित हुआ था उसके हिसाब से दे दीजिए। तो ड्रामा और नौटंकी तो कांग्रेस कर रही है और ये जनता देख रही है। आज भी हमने विधानसभा में देखा कि किस तरह से ये चर्चा से भागते हैं, जबकि लोकतंत्र में मजबूत जो कार्रवाई होती है वो चर्चा और संवाद से ही होती है, जिससे कांग्रेस हमेशा भागती है। जब जब इनके पास जवाब नहीं होता तब तब ये लोकसभा में और विधानसभा में सदन छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये तो इनकी प्रवृत्ति है, जिम्मेदारी से भागना। दूसरी बात, जब 2023 में ये कानून बना और ये बिल पारित हुआ, उस समय इसमें उल्लेखित है कि जनसंख्या की गणना और परिसीमन, उस समय उसी बिल पर आपने भी हस्ताक्षर किए हैं कि पहले जनसंख्या की गणना होगी, फिर परिसीमन होगा, जो सीट बढ़ेंगी उसमें महिला आरक्षण होगा। अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये भ्रम फैलाने की, ये झूठ बोलने की, जनता में भ्रम फैलाने की बात, भ्रांति फैलाने की बात ही करते हैं, जब ये पता है कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद ही महिला बिल आरक्षण होता है, हो सकता है। तो अब उसी का संशोधन, जो 131वां संशोधन था, जो विशेष सत्र के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा, और प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छा शक्ति है कि भाई महिला आरक्षण यदि कानून बन गया है तो अब उसको लागू भी करना चाहिए। लागू करने के लिए परिसीमन करना आवश्यक है। और परिसीमन देखिए ब्रजेश जी, हर व्यक्ति जानता है, देखिए आप भी मंजरी जी, जानते हैं, जब मैं भी आपकी जानती नीयत हूँ। साफ है तो परिसीमन का जो अड़ंगा आपने लगा रखा है, शर्त लगा रखी है, उसको हटा दीजिए, दे दीजिए 33%। मैं आपकी आपकी बात पे भी जवाब दे दूंगी, मगर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो जब उस बिल पर इन्होंने जब 131वां जो संशोधन लाए, तो उसका मकसद यही था कि भाई ये 10 साल और आगे ना जाए, नहीं अगले चुनाव में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो हमारी तो इच्छा शक्ति और लेकिन नियत तभी तो ये दोनों बात साफ कर है। रहे थे 2023 अच्छा, में, जब दूसरी लागू बात, कर रहे थे आप, बिल पास हुआ था तब यही कहा था ज्यादा आगे ना जाए, 2029 में दे दीजिए, यही विपक्ष कह रहा था। तब आप कह रहे थे नहीं परिसीमन होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। तब वो क्या तो दिक्कत थी? उल्लेखित है उसमें, वो उल्लेखित है उसमें, विपक्ष ने भी साइन किए हैं ब्रजेश जी। लेकिन ये बात भी समझना पड़ेगी, 543 में कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, और यदि सीटें बढ़ती हैं तो अधिक से अधिक महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी, और हमारे भाइयों को भी अधिक फायदा ही था उसमें। लेकिन ये भ्रम, हर चीज का, हर अच्छे निर्णय का इनको विरोध करना है, चाहे धारा 370 हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे ट्रिपल कानून की बात कर, ट्रिपल तलाक जो लेकिन कानून लेकर आए 543 में दिक्कत क्या है ना, उसमें दे दीजिए, जब विपक्ष राजी है तो उनकी सीटें भी तो खराब होंगी ना, देखिए पुरुषों की छिनेंगी। ब्रजेश जी, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो, और इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि परिसीमन तो पक्का होना है। बिना परिसीमन के तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज देश की जनसंख्या, आपने खुद बताया कि 150 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। जहां 1971 में जहां 33-34 करोड़ जनसंख्या थी, तब 489 सीटें थी। 71 में जब 54-55 करोड़ जनता थी, तब 518 थी। आज आज की जनसंख्या के हिसाब से क्या सीटें सही है? क्या लोकसभा क्षेत्रों का उस तरीके से विकास हो सकता है जिस तरीके से हम सोच रहे हैं? तो परिसीमन तो 101% होना है। ये तो एक बहाना है कि कैसे ना कैसे महिला शक्ति को कैसे पीछे किया जाए, हर अच्छे निर्णय में कैसे बाधा और अड़ंगे अटकाए जाएं। ये कांग्रेस की मानसिकता है, और ये हमेशा से महिला विरोधी रही है। ये बार बार साबित हुआ है, और हमने जब भी देखा शाहबानो जो कांड हुआ था, कि उसको जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए इन्होंने संसद में कानून बनाया, तो ये तो इनकी मानसिकता बार बार जाहिर होती है। 2010 में अगर राज्यसभा में पारित हो गया था, तो 4 साल तक आप लोकसभा में क्यों नहीं लेकर आए? कारण क्या था? सत्ता सर्वोपरि। आपको महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण सर्वोपरि नहीं है, सत्ता सर्वोपरि है। ठीक है, मोदी ये जी तो का महिलाएं विरोध बताएंगी सर्वोपरि अगले है। चुनाव में। लेकिन शर्मा जी, बिल्कुल, इनको जवाब दोनों ही देना चाहते हैं आरक्षण, लेकिन मिल नहीं रहा हक महिलाओं को। एक बात पर एक मत कोई नहीं हो रहा है। तो क्या सिर्फ महिलाओं के वोट बैंक साधने के लिए रणनीति अपनाई जा रही है, ये सियासत की जा रही है, या सिर्फ वाकई में
कोई राजनीतिक दल है जो चाहता है कि उनको हक मिले, और कौन ऐसा है जो नहीं चाहता? देखिए ब्रजेश जी, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर राजनीति की बहस बिल्कुल नहीं चाहिए। वो पार्टियों से और व्यक्ति की सोच की सीमा से बहुत ऊपर होते हैं। जैसे महिलाओं का विषय, कम से कम भारत में महिला के विषय पर अगर कोई सरकार निर्णय ले रही है तो इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। हमारी संस्कृति वो नहीं है कि एडम की बाईं तरफ की पसली निकाल करके महिला को बनाया। हमारी संस्कृति वो है कि जब सृष्टि का निर्माण आरंभ हुआ तो परम ब्रह्म ने जो सबसे पहला सूक्ष्मतम अणु बनाया वो महिला का बनाया और कहा कि तुम मेरा प्रतिरूप हो। जिस प्रकार परम ब्रह्म एक सृष्टि का उत्पादन करके पूर्ण रहते हैं, उसी प्रकार एक संतान को जन्म दे करके माँ भी पूर्ण रहती है। वो ठीक है कि 1000-1500 वर्षों में विदेशी शासन और आक्रमणों के कारण महिला की स्थिति खराब हुई। अब अगर हम धीरे धीरे चल करके महिला को अधिकार देने की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इसका समर्थन किया जाना चाहिए और ये राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, मुझे इस बार महिला सशक्तिकरण बिल पर जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए, विशेषकर कांग्रेस ने मुद्दे उठाए, उन पर मुझे आश्चर्य हुआ। पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन है विभाजन वाला परिवर्तन। अब ये जो महिला आरक्षण है, अभी जितनी सीटें दक्षिण भारत में है या उत्तर भारत में है, अभी जितनी सीटें हैं उसी अनुपात में सीटें बढ़ना। यूपी में आज भी सीटें ज्यादा हैं, बिहार में आज भी सीटें ज्यादा हैं, उत्तर में दिल्ली एक राज्य है, हरियाणा एक राज्य में सीटें कम है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत के सारे राज्यों में सीटें ज्यादा हैं और दक्षिण भारत में कम है। तो अभी जिस राज्य में जितनी सीट है उसी अनुपात में अनुपात बढ़ना। लेकिन फिर भी चूंकि वो अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, और कांग्रेस का संस्थापक एक अंग्रेज था, तो महिला आरक्षण में भी उन्होंने डिवाइड लिया है उत्तर और दक्षिण का। दूसरी बड़ी आश्चर्यजनक बात है, इसमें भी ओबीसी और कुछ विपक्षी दलों ने तो मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण का भी मुद्दा उठाया। तो कुल मिलाकर के ये बहुत हास्यास्पद राजनीति है और चिंताजनक राजनीति है। मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों को इन सारी चीजों पर विचार करना चाहिए। दूसरा, अब 2023 का जो विधेयक था उसके हिसाब से ये आरक्षण 2034 से पहले लागू हो नहीं सकता। बिल्कुल। ये जो अभी संशोधन नया लेकर आए थे, इसमें यदि सारे राजनीतिक दल इकट्ठे होते और एक दूसरे को सपोर्ट करते और एक दूसरे पर प्रेशर बनाते तो उससे ये आरक्षण 2029 के चुनाव में मिल जाता। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये जो बिल अभी लेकर आए थे ये पिछले बिल का एक कदम आगे है। कई वक्त हमको अगर सीढ़ी चढ़ना है तो हम इकट्ठे तीसरे मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, हमको एक एक सीढ़ी चढ़ना होती है, एक एक मंजिल पर जाना होती है। तो वो बिल लाए तो ठीक है, उस वक्त ये बात चूक गई होगी, बाद में ध्यान आई। कितनी बात ऐसे होते हैं जब हम निर्णय लेते हैं तो बाद में ध्यान आता है। मैं समझता हूँ इस निर्णय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और विपक्ष जिस तरीके से विरोध कर रहा है और मुद्दे उठा रहा है उसका मुझे बहुत आश्चर्यजनक है कि कम से कम इस तरह के मुद्दे, यानी उत्तर दक्षिण को बांटने का मुद्दा, जाति का मुद्दा, धर्म का मुद्दा, वो सारे के सारे जितने जो राजनीति के बहुत विषय होते हैं, कुछ विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महिला तो हमारे यहाँ बंद नहीं रही है, उसको नारी तू नारायणी कहा हुआ है। ऋग्वेद में अगर 10वां मंडल देखेंगे, बस ये बात कहकर खत्म कर रहा हूँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में कम से कम 15 ऋचाएं हैं, महिला की वंदना के लिए ऋचाएं हैं। ये ठीक है कि समय के साथ ये हो गया कि विवाहित महिला को सौभाग्यवती कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक ऋचा है जिसमें पुरुष कहता है कि तुम्हारा वर्ण करके मैं सौभाग्यशाली हुआ हूँ। तो हम अगर उसी तरफ बढ़ रहे हैं नारी को सम्मान देने की तरफ, तो मैं समझता हूँ इसका स्वागत किया जाना चाहिए। राजनीति से बहुत अलग हटकर कांग्रेस को अगर राजनीति करना तो अपराध के मुद्दे पर करे, कदाचार के मुद्दे पर करे, किसानों के मुद्दे पर करे, वोट एक बढ़ेगा। लेकिन हवाई मुद्दे, स्टडी कुछ है नहीं, जमीन पर जाना नहीं। तो अंबिका जी, हवाई मुद्दों पर आप राजनीति कर रहे हैं, असल मुद्दों पर नहीं कर रहे हैं। महिलाओं को हक नहीं देना चाहते, अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हैं, आप विभाजन करना चाहते हैं उत्तर दक्षिण में, महिलाओं में, आप उनको जातियों में बांटना चाहते हैं कि ओबीसी को दीजिए, अल्पसंख्यक को दीजिए। सियासत का स्तर कहां तक गिराएंगे? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि महिला सशक्तिकरण में जितनी आस्था कांग्रेस की है उतनी भारतीय जनता पार्टी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण नहीं करना चाहती, उन संभावनाओं को मजबूत करना चाहती है। अरे अभी तो अड़ंगा आप डाल रहे हो ना, तैयार हो जाइए, अभी हो जाएगा। जैसे हमेशा वो सत्ता में बने रहे, उन संभावनाओं को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा सब होने वाला है नहीं, क्योंकि ये हर मोर्चे पर असफल हैं।
अभी भी हम कह रहे अंबिका हैं। जी, वो तो अभी सत्ता में आए हैं, आप इतने सालों से थे, वो कहाँ से अड़ंगा डाल रहे थे? अब तैयार हैं तो आप तैयार रहिए। आप पहले चौकसे तैयार जी, थे तो आप तैयार क्यों नहीं? चौकसे जी, अभी भी हम कह रहे हैं ये परसिमन का और सेंसस का ये एक्सेप्ट कर रहे इसको, और 5 से 43 पर ही लागू कर रहे, पूरा विपक्ष इनके साथ है, अभी भी साथ है। इनको दिक्कत क्या है? इसके बाद जब सेंसस हो जाए, परसिमन हो जाए, तो फिर कर दें आरक्षण, उसमें इनको दिक्कत क्या है? दूसरा निवेदन मेरा ये है, मैं बहन अपनी जैन से कहता हूँ, प्रवक्ता जी से, कि एक महिला आपकी आई थी मध्य प्रदेश में, उमा भारती, उसकी सुनामी थी। जिस प्रकार से आपने उसका राजनीतिक वनवास किया, उससे ही साफ जाहिर होता है कि आप कितना महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखती हैं। आप केवल और अरे केवल आप दूसरी दिशा में चले जाएंगे, एक एक महिला पे हम बात करेंगे तो बहुत सारी महिलाएं। आपकी तो प्रियंका गांधी कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं। कितनी लड़कियों को लड़ा दिया आपने मध्य प्रदेश में 2029 में? बता देखिए, दीजिए, माफ कीजिए, देखिए, हमारे पिछले हमारे लोकसभा यहाँ, चुनाव में। आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बताइए कौन सी महिला अध्यक्ष रही है? हमारे यहाँ तो कई महिलाएं पार्टी की अध्यक्ष अरे रही हैं, एक दो से क्या, कौन सी 33% महिलाएं? की बात हो रही है। कई प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं। महिला सशक्तिकरण के बारे में हमको उपदेश देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम लोग तो जीते हैं महिला सशक्तिकरण को। आप लोग केवल वोट के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए ये सब चर्चाएं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जादूगरों की जमात है, मदारियों की जमात है, ये भ्रमित करते हैं जनता को, और इसके अलावा कुछ नहीं वो तो करते हैं। महिलाएं देख रही हैं कि कौन भ्रमित करता है। अब नजर से उतारने वाली है जनता इस भारतीय जनता पार्टी को, आप तय मानिए 2028 में और 2029 में नजर से उतरने वाले हैं। ठीक है, मंजरी क्योंकि जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भ्रमित अब कर रहे हैं आप, महिला विरोधी हैं। वो तो जनता देख रही है, जनता काफी जागरूक हो चुकी है, और वो जमाना नहीं रहा कि जब ये भ्रमित कर लेते थे। अब तो सोशल मीडिया है, इतना सारा प्लेटफॉर्म है लोगों को देखने के लिए, और इनके जो असली जो चेहरा है वो सब सामने है, और इसीलिए जनता ने इनको घर बैठाने का काम किया है। और ये अब सपने में भी ना सोच लें कि महिला शक्ति का इनको कभी आशीर्वाद मिल जाएगा। ये अब तो इनके लिए बहुत दूर की बात हो गई है। जिस तरह से नारी शक्ति का अपमान किया है और इसका इतिहास गवा रहा है, चाहे हम रामायण का उदाहरण ले लें, चाहे महाभारत का उदाहरण ले लें, जब जब नारी शक्ति का अपमान हुआ है तब तक अन्याय और अपमान का भी विनाश हुआ है। तो निश्चित तौर पर अब इनका विनाश तो निश्चित है। और नारी जब आगे आती है तो निश्चित तौर पर इतिहास भी रचे जाते हैं, तो इतिहास भी रचा जाएगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू भी होगा, और महिलाएं सशक्तता के साथ आगे आएंगी, और इस देश की जो बढ़ती ताकत है उसमें अपना योगदान देंगी। क्योंकि ये जो विपक्ष ऐसा विपक्ष है जो सिर्फ सत्ता के लिए मरता है। हमने देखा सदन के अंदर कितने कुतर्क पेश किए गए, जो कि अभी हमारे वरिष्ठ महोदय रमेश शर्मा जी ने जो बताया है कि किस तरह से कुतर्क पेश किए गए। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई अभी दुनिया के मुद्दे आ सकते थे, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम का इनको विरोध करना था, किसी भी तरीके से नारी को रोकना तो शर्मा जी है, 10 साल खिसक जाएगा आगे। 78 यदि साल दोनों ही अपनी जिद पर अड़े रहे तो अगले 10 साल बाद महिलाओं को उनका हक मिलेगा। क्या महिलाएं समझ रही हैं ये बात? किसे जिम्मेदार मानती हैं या मानेंगी? देखिए, मोटे तौर पर चूंकि अब ये मुद्दा एक प्रकार से राजनीतिक उसमें चश्मे में आ गया, राजनीतिक रंग आ गया, तो स्वाभाविक रूप से अब महिलाएं भी, चूंकि कुछ भाजपा समर्थक हैं, कुछ कांग्रेस समर्थक हैं, तो स्वाभाविक रूप से महिलाएं भी उसमें बटी हुई दिखाई देंगी। इकट्ठा महिलाओं को लेकिन इस भले ही विधेयक के सारी कैमरे महिलाओं के को सामने ना सदन में बोलती आ हूँ जाना शर्मा जी, या सारी लेकिन महिलाओं को महिलाएं विरोध में आ कैमरे के जाना। बाहर तो बोलती हैं कि कौन सच है बिल्कुल कौन बोलती गलत हैं, है। बिल्कुल बोलती हैं ब्रजेश जी, बिल्कुल बोलती है। हमारी आपस में बातचीत होती है तो बड़ी नाराजगी है कांग्रेस से, कांग्रेस की नेत्रियों को। वो एक अलग बात है कि उनको कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर आकर बोलना पड़ता है, अरे शोभा लेकिन हो जाने और तो प्लेटफॉर्म पर भी बोल दिया था कि महिलाओं बिल्कुल, की क्या स्थिति है। और प्रियंका गांधी जी को भी शर्म नहीं आई कि कैसे संसद के अंदर खड़े होकर वो विरोध कर रही थी। और उनकी शब्दावली देखिए, शब्दावली देखिए कि महिलाओं को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल जैसा शब्द उपयोग करते हैं। तो इनकी मानसिकता तो देखिए। और अभी भी अंबिका जी जो है वो सिर्फ कुतर्क, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका सही से जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। वो सिर्फ विषय को इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही पूरी कांग्रेस कर रही मंजरी है। जी समय लेकिन अब नहीं है, जनता समझदार है। शर्मा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। जी शर्मा जी। हाँ, तो कुल मिलाकर के चूंकि ये मुद्दा, एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ, अंबिका जी हमेशा अच्छी डिबेट करते हैं जी और तार्किक उत्तर देते हैं। आज जरूर है कि वो पार्टी लाइन के कारण कुछ भी दाएं बाएं हो रहे हैं, वैसे वो अच्छी डिबेट करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब वो ठीक है। तो कभी ये कभी मुद्दा मजबूरी एक हो प्रकार जाती है से ना ऐसी। राजनीतिक आ गया। ये तो जो फ्रांस की महिलाएं हैं
वो फ्रांस की महिलाएं कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को, उनका ये जो कांग्रेस के तर्क है वो उनको आश्चर्यजनक लग रहे हैं। और जो फ्रांस मतलब 3 प्रकार का वोटर होता है। एक प्रकार तो जो पार्टियों के लिए समर्पित होता है, दूसरा किसी पार्टी का खास विरोधी होता है, और तीसरा वो वोटर होता है जो किनारे पर होता है, तात्कालिक मुद्दों को देखता है। तो ये तीसरे प्रकार की जो महिलाएं हैं, उनकी संभावना है कि वो बिल्कुल भाजपा की तरफ जा सकती हैं। ठीक है। जी चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शक्ति पर सदन से लेकर सड़क पर तक संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन नारी शक्ति समझ रही है कि कौन उनका हितैषी है और कौन उनके राह में रोड़ा अटका रहा है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि वो किसे सबक सिखाती हैं और किसे सत्ता का सुख देती हैं। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।